हेलो दोस्तों, आज हम क्षेत्रफल और परिमाप के पार्ट थर्ड में वर्ग से संबंधित क्वेश्चनों को सीखेंगे। किससे संबंधित? वर्ग से संबंधित क्वेश्चनों को सीखेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, वर्ग का परिमाप ज्ञात करना या समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत बने वर्ग की त्रिज्या ज्ञात करनी, उससे संबंधित क्वेश्चनों को सीखेंगे। लघु त्रिज्याखंड, वर्गखंड का क्षेत्रफल, तो वर्ग से संबंधित क्वेश्चनों को सीखेंगे। अभी तक मैंने क्षेत्रफल और परिमाप के दो पार्ट बनाए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चनों को सीखा था। किससे संबंधित? त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चनों को सीखा था, जिसके अंतर्गत त्रिभुज के प्रकार भी थे, प्रकारों के क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चनों को सीखा था। सेकंड पार्ट में हमने चतुर्भुज से संबंधित क्वेश्चनों को सीखा था। चतुर्भुज के प्रकार सीखे थे, उसके क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करते हैं उसके बारे में हमने सीखा था। अब पार्ट थर्ड में हम वर्ग से संबंधित क्वेश्चनों को सीखेंगे। तो अब पार्ट थर्ड स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं एक बात आपको याद दिला देता हूं कि आपने यदि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना और उसके सामने घंटी का निशान देगा, उसको जरूर दबाना, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब हम स्टार्ट करेंगे वर्ग। वर्ग क्या होता है और वर्ग किसे कहते हैं? सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? वर्ग किसे कहते हैं। तो वर्ग की परिभाषा क्या होती है? तो वर्ग की परिभाषा के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रकार के एक भाग पर पेंसिल लगाकर एक प्रकार लेते हैं, उसके एक भाग पर पेंसिल लगाकर, इस प्रकार मैंने एक प्रकार के एक भाग पर पेंसिल लगा दी। पेंसिल लगाकर एक निश्चित बिंदु से एक प्रकार के एक पॉइंट को निश्चित रख दिया और दूसरी जो पेंसिल लगा भाग को एक निश्चित दूरी से एक चक्कर पूरा किया जाता है। एक निश्चित दूरी से क्या किया जाता है? एक चक्कर पूरा किया जाता है। तो उस पथ को हम, जो एक चक्कर पूरा किया जाता है, उस पथ को हम क्या कहते हैं? वर्ग। प्रकार के एक भाग पर पेंसिल लगाकर निश्चित दूरी से एक चक्कर पूरा किया जाता है, उसे हम वर्ग कहते हैं। जो चक्कर पूरा कर लिया उस पथ को हम क्या कहते हैं? वर्ग। और वो पथ होता है, वो क्या होती है? परिधि। तो हम उस वर्ग के दूसरे भागों में भी हम कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में वर्ग की परिभाषा इस प्रकार कह सकते हैं कि एक तल पर या समतल पर उन बिंदुओं का समूह, एक समतल पर उन बिंदुओं का समूह जो एक निश्चित बिंदु से स्थिर दूरी पर एक बिंदु पथ बनता है, उससे हम क्या कहते हैं? वर्ग। उससे हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अब वर्ग में कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे वर्ग का केंद्र, जो हमने जो निश्चित बिंदु लिया था वो केंद्र होता है, और उस निश्चित बिंदु से वर्ग की परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। वर्ग की परिधि तक की दूरी, निश्चित बिंदु से वर्ग के परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो त्रिज्या हम किसे कहते हैं? वर्ग के केंद्र से परिधि तक की दूरी को। और इसके अंदर व्यास होता है, जो व्यास त्रिज्या का डबल होता है। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का डबल। हम 2r कह सकते हैं। r हम त्रिज्या से डिनोट करते हैं, तो 2r वर्ग का व्यास क्या होता है? त्रिज्या का डबल होता है। और वर्ग का व्यास हम सबसे बड़ी जीवा कहते हैं। वर्ग की क्या कहते हैं? सबसे बड़ी जीवा कहते हैं। अब हम वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप सीखेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई हमें यहाँ डिनोट करता है, पाई का मान लेते हैं हम 22/7। पाई का मान कितना लेते हैं? 22/7 लेते हैं, या फिर हम 3.14 लेते हैं, या फिर कितना लेते हैं? 3.14। अब आता है वर्ग की परिधि। वर्ग की परिधि का अर्थ होता है परिमाप। परिधि का अर्थ क्या होता है? परिमाप। यहाँ से लेके वापस इस बिंदु तक आने पर जो तय की गई दूरी होती है वो आती है परिधि। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। जो बीच वाला भाग होता है, जो क्षेत्र होता है, कितना क्षेत्र घेरा गया है, उसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और परिधि होती है 2πr। नेक्स्ट हम सीखेंगे वर्ग के त्रिज्याखंड। वर्ग की त्रिज्याखंड क्या होती है और त्रिज्याखंड की परिभाषा क्या होती है? तो त्रिज्याखंड, अब आपको पता है वर्ग इस प्रकार का होता है। वर्ग के अंदर दो त्रिज्याएं और एक चाप द्वारा घिरा क्षेत्र त्रिज्याखंड कहलाता है। वर्ग की दो त्रिज्या और एक चाप द्वारा घिरा क्षेत्र त्रिज्याखंड कहलाता है। यदि छोटा भाग होगा तो लघु त्रिज्याखंड, और यदि बड़ा भाग होगा तो वह क्या कहलाएगा? दीर्घ त्रिज्याखंड। छोटा भाग होगा तो लघु त्रिज्या
त्रिज्याखंड और बड़ा भाग होगा तो दीर्घ त्रिज्याखंड। हम इसे दीर्घ कहेंगे, इसे लघु त्रिज्याखंड कहेंगे। तो अब इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपको, ये होता है चाप की लंबाई, इसे हम क्या कहते हैं, चाप की लंबाई L। ये चाप की लंबाई क्या होती है L, और ये क्या होती है त्रिज्या, ये क्या होती है त्रिज्या। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फर्स्ट फॉर्मूला था 1/2 L गुणा R, 1/2 L गुणा R, 1/2 इंटू चाप इंटू त्रिज्या। ये होगा त्रिज्याखंड का फर्स्ट क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फर्स्ट फॉर्मूला, जिसके अंतर्गत आपको लंबाई और आर दे रखा होगा, लंबाई और त्रिज्या दे रखेगी, तब हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यदि आपके पास थीटा कोण दे रखा है, कोण का मान दे रखा है और एल नहीं दे रखा, केवल थीटा कोण दे रखा और आर दे रखा है आपके पास, केवल थीटा कोण और आर दे रखा है, थीटा कोण और आर दे रखा है, तब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। थीटा जो कोण होगा यहाँ पर, उस कोण का नाम होगा थीटा, और 360 ये पूरा कोण होता है। तो थीटा जितने डिग्री का कोण बनागा त्रिज्याखंड का, वो हो जाएगा थीटा, और आर हो जाएगी वो त्रिज्या। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल है, और यहाँ पर थीटा कोण बनता है तो थीटा बटा 360, क्योंकि थीटा कोण 360 डिग्री का होता है, तो थीटा बटा 360 डिग्री, ये होगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब हम चाप की लंबाई ज्ञात किस प्रकार करेंगे, चाप की लंबाई किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो चाप की लंबाई ये होगी, तो ये क्या होती है, परिधि होती है, तो परिधि, चाप की लंबाई हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो वर्ग की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, वर्ग की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। अब यहाँ पर चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे, यहाँ हमारे पास थीटा कोण दे रखा होगा, तो थीटा कोण, थीटा बटा, अब यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनता है कुल 360 डिग्री का, तो थीटा बटा 360, 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री हो गया, ये चाप की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब इसको हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि 2 का भाग 360 में 180 बार जाएगा, तो पाई आर थीटा बटा 180, ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, पाई आर थीटा बटा 180 या 2 पाई आर थीटा बटा 360। और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर वर्ग का क्षेत्रफल है, थीटा कोण है और 360 डिग्री कुल कोण दे रखा है। नेक्स्ट हम लेंगे वर्गखंड। क्या लेंगे, वर्गखंड किसे कहते हैं, तो वर्गखंड, वर्ग के किसी भी जीवा वर्ग को कोई भी एक जीवा होती है वो दो भागों में विभाजित करती है, वर्ग को एक जीवा दो भागों में विभाजित करती है, तो छोटे भाग को, वर्ग की जीवा वर्ग को दो भागों में विभाजित करती है, छोटे भाग को लघु वर्गखंड, छोटे भाग को क्या कहते हैं लघु वर्गखंड, और बड़े भाग को दीर्घ वर्गखंड कहते हैं। छोटे भाग को लघु वर्गखंड और बड़े भाग को दीर्घ वर्गखंड। यहाँ पर आपका केंद्र है, केंद्र से ये त्रिज्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या होती है, और ये भाग जो एक जीवा है, ये क्या जीवा द्वारा वर्ग को दो भागों में विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक भाग वर्ग का वर्गखंड कहलाता है। और यदि छोटा भाग होगा तो लघु वर्गखंड कहते हैं, और बड़ा भाग होगा तो दीर्घ वर्गखंड कहते हैं। तो लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, आपको क्या ज्ञात करना, लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला, लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या होगा, लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये हो गया लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल। यदि आपको पूछ लिया जाए दीर्घ वर्गखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो दीर्घ वर्गखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किस प्रकार करेंगे, दीर्घ वर्गखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वर्गखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको वर्ग के क्षेत्रफल में से, वर्ग के क्षेत्रफल में से लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिए, तो आपके पास किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, दीर्घ वर्गखंड का। पूरे वर्ग में से यदि मैं इस लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो मेरे पास दीर्घ वर्गखंड का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। नेक्स्ट हम लेंगे वलय। नेक्स्ट हम क्या लेंगे, वलय। वलय क्या होता है, दो सकेंद्रीय द्वारा घिरा क्षेत्र। जैसे कि मेरे पास एक केंद्र है, इससे ये घिरा क्षेत्र वर्ग, और इसी केंद्र से दूसरा घिरा हुआ भाग, उसी केंद्र से दो सकेंद्रीय केंद्रों से घिरा हुआ भाग वलय कहलाता है। ये होगा वलय। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे, इसका क्षेत्रफल और परिमाप किस प्रकार ज्ञात करेंगे। ये केंद्र है, एक ही केंद्र से दो वर्ग बन रहे तो उनके द्वारा घिरा भाग
वलय कहलाता है। ये वाला भाग क्या कहलाएगा? वलय। यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या R1 ले ली, यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या क्या ले ली? R2। या बड़ी त्रिज्या R1 ले लो और छोटी त्रिज्या R2 ले ली मैंने। एक को R1, एक को क्या ले लिया? R2। आपको ज्ञात करना वलय का क्षेत्रफल। दो सेकेंडरी वृत्तों से घिरे भाग को हम वलय कहते हैं। एक दो सेकेंडरी वृत्तों को बीच वाले भाग को हम क्या कह लेते हैं? वलय कहते हैं। अब वलय का क्षेत्रफल किस प्रकार होगा? क्या होगा फॉर्मूला? तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब मैं यदि बड़े वर्त में से छोटे वर्त का क्षेत्रफल घटाऊंगा तो मेरे पास किसका क्षेत्रफल आ जाएगा? वलय का क्षेत्रफल। तो मेरे पास बड़ा वर्त कौन सा है? पाई आर, जो R1 है, पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। बड़े वर्त में से छोटे वर्त को घटा दिया तो मेरे पास वलय का क्षेत्रफल आ गया। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? पाई आ रहा है। तो R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। R1 हमेशा बड़ी होगी, R2 हमेशा क्या होगी? छोटी होगी। यह हो गया वलय का क्षेत्रफल। और वलय का परिमाप होता है, वलय का परिमाप या कह सकते हैं हम परिधि। वलय की परिधि क्या हो जाएगी? आपके पास वर्त की परिधि 2 पाई R होती है, तो वलय की परिधि हो जाएगी 2 पाई R1 प्लस R2। यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे R1 प्लस R2, यह हो जाएगा वलय की परिधि 2 पाई कोष्टक R1 प्लस R2। अब हम लेंगे अर्धवर्त। अब क्या लेंगे हम? अर्धवर्त, जो वर्त का आधा भाग। अर्धवर्त क्या होता है? वर्त का आधा भाग। जिस प्रकार एक वर्त था उसको मैंने बीचों बीच में से काट दिया तो मेरे पास क्या बन गया? अर्धवर्त। क्या बन गया? अर्धवर्त। आपको अब ज्ञात करना अर्धवर्त का क्षेत्रफल और अर्धवर्त का परिमाप। अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल। अर्धवर्त होता है पूरे वर्त का आधा, तो पूरे वर्त के क्षेत्रफल को आधा कर देंगे तो हमारे पास किसका आ जाएगा क्षेत्रफल? अर्धवर्त का। ये है केंद्र बिंदु और ये क्या हो गई? त्रिज्या। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर का आधा, अर्धवर्त पूछा आधा, तो पाई आर स्क्वायर का आधा, पाई आर का स्क्वायर बटा 2। ये हो गया अर्धवर्त का क्षेत्रफल। अब हम अर्धवर्त का परिमाप लेंगे। अर्धवर्त का परिमाप, अर्धवर्त का परिमाप क्या होता है? एक वर्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। वर्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का आधा हम कहते हैं पाई आर। हम पाई आर लिख दिया तो ये अभी तक वर्त का परिमाप नहीं हुआ, यहां तक लिखा तो गलत होगा। अर्धवर्त का परिमाप क्या होगा? अर्धवर्त का अर्थ होगा यहां से लेके मैं यहां तक घूम के वापस यहां तक आऊंगा तो वह क्या होगा? परिमाप। तो अभी तक हमारे पास केवल यहां से लेके यहां तक का भाग कितना है? हमारे पास केवल यहां से लेके यहां तक का भाग है, क्योंकि ये पूरा भाग होगा। इस पूरे भाग में से ये हटा दिया तो मेरे पास केवल यहां से लेके यहां तक का भाग है, वो हो गया परिमाप पाई आर। अब हमें इसका भी ज्ञात करना, तो ये दूरी कितनी होगी? आर प्लस आर, क्योंकि ये यहां से आर यहाँ और आर, तो कितनी हो गई? 2r। ये आर और ये आर, तो टोटल दूरी कितनी हो गई? 2r। तो इस वर्त के अर्धवर्त के परिमाप में 2r भी जोड़ूंगा तब अर्धवर्त का परिमाप प्राप्त होगा। वर्त के आधे परिमाप में 2r जोड़ूंगा तो अर्धवर्त का परिमाप होगा। तो क्या होगा? पाई आर प्लस 2r। अब इसमें से मैं r कॉमन ले सकता हूं तो बन जाएगा पाई प्लस 2। पाई आर प्लस 2r भी कह सकते हैं, 2 को r कॉमन ले लेगा, पाई प्लस 2। ये भी अर्धवर्त का क्या हो गया? परिमाप। और यहाँ 2r को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? 2r बराबर क्या होता है? d, व्यास। तो यहाँ लिख सकता हूँ पाई आर प्लस व्यास, पाई आर प्लस व्यास, ये भी हम कह सकते हैं। अब हम 2 फॉर्मूले और सीखेंगे। अब जब आपको दे दिया जाए वर्त के अंतर, एक त्रिभुज के अंदर वर्त बनाया जाता है या एक त्रिभुज से बाहर वर्त बनाया जाता है। जैसे कि मेरे पास एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर की तरफ एक वर्त बनाया जो इसको स्पर्श करते हुए, तीनों भुजाओं का स्पर्श करते हुए अंदर की तरफ वर्त बनाया, उसे हम कहते हैं अंत्यवर्त। उसे हम क्या कहते हैं? अंत्यवर्त। ये हो गया हमारे पास अंत्यवर्त। ये क्या हो जाएगा? अंत्यवर्त। और यदि मैं त्रिभुज के बाहर वर्त बनाता हूं तो वह हो जाएगा परिवर्त। वो क्या हो जाएगा? परिवर्त। जो इस शीर्षों से स्पर्श करते हुए वर्त बनाया जाता है, ये हो जाएगा आपके पास परिवर्त। और ये क्या हो जाएगा? अंत्यवर्त। अब आपको केवल समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है। समबाहु त्रिभुज की क्या दे रखी है? भुजा दे रखी है। समबाहु
त्रिभुज की भुजा दे रखी है, भुजा का मान आपके पास ए दे रखा है, यह समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है। तो अब आपको पूछ लिया अंत्यवर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अंत्यवर्त का क्षेत्रफल, अंत्यवर्त का क्षेत्रफल और अंत्यवर्त की त्रिज्या, अंत्यवर्त की त्रिज्या क्या होगी और अंत्यवर्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आपको पूछ लिया अंत्यवर्त का क्षेत्रफल और अंत्यवर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो अंत्यवर्त का क्षेत्रफल होता है π/12 इंटू भुजा स्क्वायर, π/12 इंटू भुजा स्क्वायर, यह होता है अंत्यवर्त का क्षेत्रफल। और अंत्यवर्त की त्रिज्या पूछ ली जाए तो अंत्यवर्त की त्रिज्या होती है भुजा बटा 2√3, भुजा बटा 2√3, यह अंत्यवर्त की त्रिज्या होती है और अंत्यवर्त का क्षेत्रफल होता है π/12 भुजा स्क्वायर। अब यदि परिवर्त दे रखा है और परिवर्त में भी भुजा दे रखी है तो परिवर्त का क्षेत्रफल, परिवर्त का क्षेत्रफल और परिवर्त की त्रिज्या, परिवर्त की त्रिज्या और परिवर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा। तो परिवर्त का क्षेत्रफल, परिवर्त का जो समबाहु त्रिभुज के बाहर की तरफ बना हुआ परिवर्त कहलाता है, जो केंद्र को स्पर्श, जो त्रिभुज के शीर्षों को स्पर्श करते हुए एक वर्त खींचा जाता है वो होता है परिवर्त। जो त्रिभुज के बाहर की तरफ हो वह परिवर्त और अंदर की तरफ हो, त्रिभुज के अंदर की तरफ वर्त हो तो अंतर्वर्त कहलाता है। तो परिवर्त का क्षेत्रफल, परिवर्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा π/3 भुजा स्क्वायर, π/3 भुजा स्क्वायर, यह होगा परिवर्त का क्षेत्रफल π/3 भुजा स्क्वायर। और परिवर्त की त्रिज्या, सो यहाँ पर त्रिज्या क्षेत्रफल हमने लिख दिया, तो परिवर्त की त्रिज्या क्या होगी, परिवर्तित त्रिज्या भुजा बटा √3, भुजा बटा √3, यह हो जाएगी परिवर्त की त्रिज्या। अंत्यवर्त का क्षेत्रफल π/12 भुजा स्क्वायर, अंत्यवर्त की त्रिज्या भुजा बटा 2√3, परिवर्त का क्षेत्रफल π/3 भुजा स्क्वायर और परिवर्त की त्रिज्या, परिवर्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी भुजा बटा √3, यह हो जाएगी परिवर्त की त्रिज्या। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो याद रखने योग्य, महत्वपूर्ण बिंदु याद रखने योग्य है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से लेंगे। फर्स्ट बिंदु हम लेंगे यदि आपको टाइलों की संख्या ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी, टाइलों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो टाइलों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है फर्श का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर टाइलों की संख्या कहाँ बिछानी है उसका क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श पर बिछानी है तो फर्श का क्षेत्रफल, और यदि हमें सड़क पे बिछानी है तो सड़क का क्षेत्रफल अपॉन टाइलों का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। आप क्या क्या टाइलों की संख्या ज्ञात करना, फॉर्मूला क्या हो जाएगा फर्श का क्षेत्रफल अपॉन टाइलों की संख्या। फर्श या हम कुछ भी ले सकते हैं, सड़क हो तो सड़क भी ले सकते हैं, सड़क का क्षेत्रफल अपॉन टाइल का क्षेत्रफल, टाइल किस आकार की होगी उसका क्षेत्रफल और सड़क किस आकार के उसका क्षेत्रफल, यह हो जाएगा टाइलों की संख्या। यदि आपको ज्ञात करना है पहिए द्वारा चक्रों की संख्या, पहिए द्वारा चक्रों की संख्या ज्ञात करनी है, एक पहिया द्वारा चक्कर ज्ञात करना है कि कितने चक्कर लगाता है, तो चक्कर की संख्या किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो पहिए द्वारा कुल तय दूरी, पहिए द्वारा कुल तय दूरी, कुल तय दूरी अपॉन एक चक्कर में तय दूरी अर्थात परिधि, एक चक्कर में तय दूरी अर्थात परिधि। तो हमारे पास क्या आ जाएगी चक्रों की संख्या, कुल तय दूरी, कुल कितनी तय करता है दूरी अपॉन वर्ग की परिधि, या हम कह सकते हैं एक चक्कर द्वारा तय दूरी वर्ग की परिधि, तो ये हो जाएगी चक्रों की संख्या। यदि आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसी भी क्षेत्र की बाढ़ करनी है हमें, या हमें उसके चारों ओर घूमना है, चारों ओर चक्कर लगाना है, तो वह हमेशा होगा परिमाप। वह क्या होगा उस क्वेश्चन में हमेशा हमें क्या ज्ञात करना होगा, परिमाप ज्ञात करना होगा। यदि आपको दूसरे एक और बात कि हमें जब एक चक्कर में तय दूरी कह जाए तो वह वर्त की परिमाप होता है। एक चक्कर में तय दूरी वर्त की क्या होती है परिधि, एक चक्कर में तय दूरी क्या होती है, एक चक्कर में तय दूरी वर्त की क्या होती है परिधि, वर्त की क्या होती है परिधि, वर्त की परिधि। अब हम लेंगे वर्त से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस टाइप के वर्त से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब टाइप्स को हम लेंगे। वर्त के कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारी टाइप लेंगे। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, एक वर्त की त्रिज्या दे रखी है 3.5, त्रिज्या कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। आपको वर्त की परिधि और वर्त का क्षेत्रफल दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, दोनों साथ में भी आ सकते हैं। वर्त की परिधि क्या होगी या वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम सबसे पहले लेंगे वर्त की परिधि पूछा
पूछा है तो वर्ग की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। वर्ग की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। यहाँ पर आपके पास 2 गुना पाई का मान 22/7 है, त्रिज्या है 3.5, त्रिज्या कितनी है 3.5। यहाँ से मैंने पॉइंट हटा दिया और बट्टा में कितना लग जाएगा 10। 7 का भाग 35 में कितने बार जाएगा 5 बार, और 5 का भाग 10 में 2 बार, 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा। तो आपके पास कितना बच गया 22 सेंट। अब यहाँ पर देखना क्या है इकाई सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या लग जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो वर्ग की परिधि कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। अब आपको ज्ञात करना वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 3.5 गुणा 3.5, आर का मान कितना 3.5। तो 7 का भाग 3.5 में 0.5 बार जाएगा। अब आपको गुणा करना है 22 गुणा 0.5 गुणा 3.5, इनको गुणा करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर लगेगा क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर है और हम यहाँ क्षेत्रफल ज्ञात करें तो क्षेत्रफल में हमेशा क्या लगता है स्क्वायर। तो 22 गुणा 5 110 और 1 के बाद पॉइंट हो जाएगा तो 11 को 3.5 से गुणा करेंगे तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। नेक्स्ट टाइप का हम क्वेश्चन लेंगे, वर्ग की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको वर्ग की परिधि दे रखी है 44 सेंटीमीटर और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो वर्ग की परिधि कितनी दे रखी है आपके पास 44 सेंटीमीटर, और वर्ग की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। तो वर्ग की परिधि का फॉर्मूला हुआ है 2 पाई आर बराबर 44 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आर का मान ज्ञात करना है तो आर बराबर ये दोनों इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, बराबर के दूसरी तरफ किस में जाएगा भाग में। तो 44/2 पाई, और पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान कितना होता है 22/7। तो आर बराबर 2 का भाग 44 में कितने बार जाएगा 22 बार। 22 का मान 22/7, तीसरी संख्या ऊपर जाती है, 22 से 22 कैंसिल होगा तो त्रिज्या आपके पास कितनी आ गई 7। यहाँ पर क्या सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब आपको ज्ञात करना वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल, और आपके पास पाई का मान 22/7, त्रिज्या दे के 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल हो गए तो 22 को 7 से गुणा करना है तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइप का क्वेश्चन है आपके पास, एक अर्धवर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है। एक अर्धवर्ताकार प्लॉट है उसकी त्रिज्या कितनी है 21 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। आपको अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अर्धवर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या दे रखी है तो अर्धवर्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल और परिमाप। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे अर्धवर्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल। अर्धवर्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल, और अर्धवर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2। अर्धवर्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2। यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी है 21 गुणा 21। आर स्क्वायर है तो हम 2 बार लिख दिए 21 गुणा 21, और इसके बटे में कितना देर का 2। 2 का भाग 22 में 11 बार जाएगा, 7 का भाग 21 में कितने बार जाएगा 3 बार। तो 11 को 3 से गुणा किया 33 गुणा 21, 33 को 21 से गुणा करेंगे तो 693 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर मीटर है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अर्धवर्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 693 मीटर स्क्वायर। अब हमें ज्ञात करना है अर्धवर्ताकार प्लॉट का परिमाप। अर्धवर्ताकार प्लॉट का परिमाप। अर्धवर्ताकार प्लॉट का परिमाप क्या होता है पाई आर प्लस 2r। क्या होता है परिमाप पाई आर प्लस 2r। पाई 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 21 प्लस 2 गुणा आर की वैल्यू कितनी है 21। 7 का भाग 21 में 3 बार जाएगा, 22 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 66 प्लस 21 को 2 से गुणा किया 42। अब इन दोनों को जोड़ना है तो 108 मीटर। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए।
कीजिए। आपको क्या दे रखा है, 5000 चक्कर लगाने में तय दूरी। पहिया जब 5000 चक्कर लगाता है, चक्कर लगाने में तय दूरी, 5000 चक्कर लगाने में तय दूरी कितनी दूरी तय करता है, 5000 चक्कर लगाने में 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यहाँ पर अब एक चक्कर की दूरी ज्ञात करेंगे। यहाँ 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर दे रखा, तो हम इसको किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर में मीटर में नहीं बदलेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन पॉइंट में आएगा, पॉइंट में नहीं आए इसलिए किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, तो 11 किलोमीटर में हो जाएंगे 11000 मीटर। 11 किलोमीटर कितना हो जाएंगे, 11000 मीटर। अब आपको यहाँ पर 11000 मीटर आ गया, ये तो आएगा मीटर में, और इसको हम सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं। यदि त्रिज्या मीटर में पूछी जाए तो मीटर में रखना, त्रिज्या किलोमीटर में पूछी जाए तो किलोमीटर रखना, और त्रिज्या सेंटीमीटर में पूछी जाए तो सेंटीमीटर में रखना। अब हम ये ज्ञात करेंगे, एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी कितनी करता है, एक चक्कर में तय दूरी कितनी करेगा, जब 5000 चक्कर में 11000 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो एक चक्कर की दूरी तय करनी है, तो 11000 बटा 5000, 11000 बटा 5000, 11000 में 5000 का भाग देंगे तो हमारे पास एक चक्कर की दूरी आएगी। ये 5000 चक्कर की दूरी है, एक चक्कर की दूरी ज्ञात करने के लिए 11000 में 5000 का भाग दिया तो 0 से 0 कट हो गए, तो 11 बटा 5 मीटर आ गया। अब आपको यहाँ पर 5 का भाग देंगे, पॉइंट में आएगा। हम तो सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 11 बटा 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, 100 से गुणा करते हैं, 5 का भाग 100 में कितने बार जाएगा, 20 बार, तो 211 को 20 से गुणा किया 220 सेंटीमीटर। कितनी आ गई हमारे पास, एक चक्कर में तय दूरी 220 सेंटीमीटर। अब आपको पता है एक चक्कर में तय दूरी किसके बराबर होती है, एक चक्कर में तय दूरी हमेशा वर्ग की परिधि के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, वर्ग की परिधि के बराबर होती है एक चक्कर में तय दूरी। तो एक चक्कर में तय दूरी कितनी है, 220 मीटर, और वर्ग की परिधि क्या होती है, 2 पाई r। अब ये 2 पाई इधर गुणा में, इधर आएगा तो किसमें चला जाएगा, भाग में, तो r बराबर कितना आ जाएगा, 220 बटा 2 गुणा पाई, 2 गुणा क्या आ जाएगा, पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22 बटा 7। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22 बटा 7, 2 गुणा 22 बटा 7, जो तीसरी संख्या कहाँ चली जाएगी, ऊपर, बराबर r। 22 का भाग इसमें 10 बार जाएगा, 2 का भाग इसमें 5 बार जाएगा, 5 को 7 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 35 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ गई, 35 सेंटीमीटर। अब आपको पूछा व्यास, व्यास क्या होता है, व्यास होता है त्रिज्या का डबल, 2r। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल 2r। तो यहाँ पर 2 गुणा त्रिज्या दे रखे 35, 2 को 35 से गुणा किया 70 सेंटीमीटर। नेक्स्ट टाइप का हम क्वेश्चन का प्रकार क्या है, एक वर्ग की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वर्ग की परिधि किसके बराबर है, एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 मीटर स्क्वायर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा 484 मीटर स्क्वायर, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको फर्स्ट कंडीशन दे रखी है, एक वर्ग की परिधि और वर्ग का परिमाप क्या है, बराबर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, 484 मीटर स्क्वायर। और आपको पता वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ लिख दिया मैंने भुजा स्क्वायर बराबर 484। अब देखना 484 किस संख्या का वर्ग है, क्योंकि इधर स्क्वायर इधर आएगा तो अंडरूट होगा। तब देखना 484 का वर्गमूल कितना आता है, तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा, 484 22 का वर्गमूल है, 22 का वर्ग है। 22 का वर्ग कितना होता है, 484। तो भुजा का मान कितना आ गया, 22। अब हम फर्स्ट कंडीशन लेंगे जिससे वर्ग की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। वर्ग की त्रिज्या किस प्रकार ज्ञात करेंगे, वर्ग की परिधि किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर है। किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, वर्ग की परिधि का 2 पाई r, और वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा। भुजा का मान कितना है, 22। तो यहाँ लिखेंगे, हमें त्रिज्या का मान ज्ञात करना, इधर r बराबर 4 गुणा भुजा का मान 22 बटा 2 पाई, 2 पाई। अब यहाँ पाई की वैल्यू 22 बटा 7 रखेंगे, तो त्रिज्या बराबर 4 का भाग 2 का भाग 4 में कितने बार जाएगा, 2 बार, 2 गुणा 22 बटा
पाई का मान कितना होता है 22/7। 22 से 22 कैंसिल, 7 को 2 से गुणा किया 14, तो त्रिज्या का मान कितना आ गया 14 मीटर। त्रिज्या का मान कितना आ जाएगा 14 मीटर, यहाँ मीटर स्क्वायर था तो यहाँ पर त्रिज्या का मान कितना आ गया 14 मीटर। अब आपको ज्ञात करना वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे पाई की वैल्यू 22/7 गुणा 14 गुणा 14, 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है तो 14, तो 14 गुणा 14, 7 का भाग 14 में कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा। 22 को 2 से गुणा किया 44 गुणा 14, 44 गुणा 14, 14 को 44 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 616 सेंटीमीटर। यहाँ पर 616 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं आएगा मीटर आएगा, क्योंकि हमारे पास त्रिज्या किसमें मीटर में, तो 616 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, वर्ग के चाप की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। आपको चाप की लंबाई 4 सेंटीमीटर दे रखी है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दे रखा, और वर्ग के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दो होते हैं, एक तो होता है 1/2 L गुणा R, 1/2 L गुणा R, और दूसरा होता है पाई आर स्क्वायर θ/360। अब यहाँ पर दोनों में से कौन सा लेना है, तो अब देखना आपके पास r का मान दे रखा लेकिन थीटा का मान नहीं दे रखा, तो हम लेंगे 1/2 L R, क्योंकि L चाप की लंबाई होती दे रखी है। तो क्या हो जाएगा 1/2 गुणा L का मान 4 गुणा त्रिज्या का मान 6, 4 का 2 का भाग 4 में 2 बार, 6 को 2 से गुणा किया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। नेक्स्ट टाइप का हम क्वेश्चन लेंगे, एक वर्ग की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या खंड का कोण 90 डिग्री है, वर्ग के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू L गुणा R। यहाँ पर L नहीं दे रखी है तो हम दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पाई आर स्क्वायर θ/360 वाला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थीटा कोण दे रखा 90 डिग्री का। तो यहाँ पर थीटा कोण कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, और R का मान कितना है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू 22/7 गुणा R की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर इंटू 7, 2 बार लिखेगा आर स्क्वायर, और थीटा का मान 90/360, 90 कितना हो जाएगा 360, 0 से 0, 9 का भाग 4 बार, 7 से 7 कैंसिल, 22 को 7 से गुणा किया 154/4, 154/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके आगे क्वेश्चन और पूछा गया कि चाप की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। तो चाप की लंबाई क्या होती है, चाप की लंबाई, अब चाप की लंबाई किस प्रकार ज्ञात करेंगे, चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का दूसरा फॉर्मूला, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा लंबाई L गुणा R। L होता है चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी। तो इस फॉर्मूले में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें दे रखा 38.5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 38.5। यहाँ पर क्या लिखते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 38.5 बराबर 1/2 गुणा L का मान हमें ज्ञात करना, R का मान कितना है 7, R का मान कितना है 7। ये इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, और ये गुणा भाग में जो कहाँ चला जाएगा गुणा में, तो 38.5 गुणा 2/7 बराबर R। आपके पास R का मान आ जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास R का मान आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। सॉरी R की जगह यहाँ क्या आएगा L आएगा, क्योंकि R तो मैं देर के 7 सेकंड, L का मान ज्ञात करना, तो L का मान कितना आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। L का मान कितना आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ग की एक जीवा वर्ग के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। आपको दे रखा है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और वर्ग की एक जीवा वर्ग के केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनाती है 30 डिग्री का। तो इससे बनने वाले लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपके पास लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है, लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता है, पाई आर स्क्वायर θ/360 माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। क्या होता है पाई आर स्क्वायर θ/360 माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पर
थीटा का मान कितना देगा 30, आर का मान कितना देगा 14। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 14 गुणा थीटा की वैल्यू 30/360, 30/360 माइनस 1/2, आर की वैल्यू 14 गुणा 14 और साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 30, तो साइन 30। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 का भाग 14 में 2 बार जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, 3 का भाग 36 में कितने बार जाएगा 12 बार, बार दिया 36। अब यहाँ पर 2 का भाग 12 में कितने बार जाएगा 6 बार, तो अब कितना होगा 22 गुणा 14/6, 22 गुणा 14/6 माइनस 1/2 इंटू 14 गुणा 14 गुणा साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 2 का भाग 14 में 7 बार, 2 का भाग 14 में 7 बार। इसको सॉल्व करेंगे, 2 का भाग यहाँ पर 3 बार जाएगा, यहाँ पर 11 बार, 11 को 14 से गुणा करके 3 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 51.33। 7 को 7 से गुणा किया तो कितना आया 49, तो 51.33 में से 49 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.33, क्योंकि 33 का 33 और 51 में से 49 घटाएंगे तो 2.33। अब यहाँ पर क्या लगेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें ज्ञात करना लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल, और तो क्या लगेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट टाइप का हम क्वेश्चन लेंगे, उस समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 12√3 सेंटीमीटर है, तो परिवर्त की त्रिज्या और परिवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है, इसके बाहर एक वर्त बना हुआ, इसके बाहर क्या हुआ वर्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात करना। इस त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के बाहर एक परिवर्त बना हुआ है जो इसकी परिधि को स्पर्श करते हुए शीर्ष बिंदुओं को, तो उस परिवर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी और परिवर्त का क्षेत्रफल। तो परिवर्त की त्रिज्या और परिवर्त की त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने बताया था। परिवर्त की त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है भुजा बटा √3, भुजा बटा √3। तो आपके पास भुजा की लंबाई कितनी है 12√3 बटा √3, √3 से √3 कैंसिल हो गए तो 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ गई आपके पास 12 सेंटीमीटर। अब हम ज्ञात करेंगे परिवर्त का क्षेत्रफल, और परिवर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है π/3 गुणा भुजा स्क्वायर, π/3 गुणा भुजा स्क्वायर। π/3 गुणा भुजा का मान कितना आपके पास 12√3, 12√3 का स्क्वायर, 12√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि भुजा का स्क्वायर करना तो कितना हो जाएगा π/3 गुणा 12 का स्क्वायर 144 गुणा √3 का स्क्वायर कितना होता है √3 का स्क्वायर 3 ही होता है, क्योंकि स्क्वायर से 100 कैंसिल हो जाएगा तो 3 का मान कितना गया √3 का मान 3 और 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना आ गया 144 पाई, और पाई का मान कितना होता है 22/7। 144 गुणा 22/7 लिख के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और आंसर यहाँ तक भी हो सकता है 144 पाई। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8√3 सेंटीमीटर है, अंत्यवर्त की त्रिज्या व अंत्यवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो आपको अब अंत्यवर्त, एक समबाहु त्रिभुज दे रखा, उसके अंदर की तरफ बना अंत्यवर्त की त्रिज्या और अंत्यवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो अंत्यवर्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या है, अंत्यवर्त की त्रिज्या का फॉर्मूला है भुजा बटा 2√3, भुजा बटा 2√3, ये होता है अंत्यवर्त की त्रिज्या। यहाँ पर भुजा का मान कितना 8√3, तो 8√3 बटा 2√3, √3 से √3 कैंसिल, 2 का भाग 8 में कितने बार जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो अंत्यवर्त की त्रिज्या कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। अब आपको ज्ञात करना अंत्यवर्त का क्षेत्रफल, अंत्यवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है π/12 भुजा स्क्वायर, π/12 भुजा स्क्वायर। यहाँ पर π/12 इंटू भुजा का मान कितना है, भुजा का मान 8√3 है, 8√3 का स्क्वायर, 8√3 का स्क्वायर। तो π/12 गुणा 8 का स्क्वायर 64 होता है और √3, 8 का स्क्वायर 64 और √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 ही होता है, क्योंकि स्क्वायर से 100
कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 3, 3 का भाग 12 में 4 बार, और 4 का भाग 64 में कितने बार जाएगा, 16 बार। कितने बार जाएगा, 16 बार। तो यहाँ पर कितना होगा, पाई गुणा 16, तो कितना हो जाएगा, 16 पाई। तो इस अंत्यवर्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 16 पाई। और हम यदि वर्त की त्रिज्या आ गई 4 सेंटीमीटर, तो हम इससे ही वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर से, पाई आर स्क्वायर से। पाई आर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 पाई। तो हम इससे भी ज्ञात कर सकते हैं वर्त के क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर से भी हम ज्ञात कर सकते हैं वर्त का क्षेत्रफल 16 पाई। इस प्रकार हमने पार्ट सी में वर्त की संबंधित क्वेश्चनों को सीख लिया। पार्ट ए में त्रिभुज से, पार्ट बी में सब चतुर्भुज से, पार्ट सी में वर्त से संबंधित क्वेश्चनों को सीखा। इसी के साथ क्षेत्रफल क्या हो गया हमारे पास, पूरे हो गए सारे फॉर्मूले, उसके बेस के क्वेश्चन हमने सॉल्व करना सीख लिया।